कोडिंग की शुरुआत वेब इंस्टीट्यूट के साथ। सब्सक्राइब करें वेब इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने HTML और CSS के कोड को कैसे इम्प्रूव करोगे। ये जानना ज़रूरी है क्योंकि HTML और CSS के कोड पे ही डिपेंड करता है कि आपका वेबसाइट आपके यूजर के सामने किस तरह से परफॉर्म करेगा। अगर आपका लिखा गया कोड काफ़ी बेटर होगा तो उसे बाद में एडिट करके समझना आसान होगा, उस कोड में चेंजेस करना फ्यूचर में आसान होगा, कोई नया फीचर ऐड करना आसान होगा। बस इसी वजह से ये ज़रूरी है कि हम अपने CSS और HTML के कोड को अच्छी तरह से राइट करें, कुछ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके राइट करें। वैसे ये वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेगा, स्पेशल वीडियोज़ फॉर डेवलपर्स। अमेजिंग प्लेलिस्ट है। अगर आप कोडिंग करते हो तो इस प्लेलिस्ट की हर एक वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर वैसी ही वीडियो है जो एक कोडिंग करने वाले इंसान के दिमाग में बिगिनिंग फेज में आता है। ज़रूर देखिए इस प्लेलिस्ट की सारी वीडियोज़ को। याद रखिए CSS का कोड तभी आप अच्छी तरह से लिख सकते हो जब HTML में डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर सही से प्रिपेयर्ड हो। डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर का मतलब हो गया HTML में कोड राइट करने का तरीका। इमेजिन कीजिए एक डिव एलिमेंट है, इसके अंदर मैंने कोई टेक्स्ट राइट कर दिया, फिर इसके अंदर मैं P एलिमेंट को क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे भी मैं टेक्स्ट को राइट करता हूँ। क्या ये तरीका सही है? नहीं। कैसे गलत है मैं ये आपको बताता हूँ। अगर मुझे इस टेक्स्ट पे काम करना है, टेस्टिंग वाले टेक्स्ट पे, तो कैसे होगा CSS की सहायता से। आप देखो, अगर मैं स्टाइल को शुरू करूँ इस तरह से तो जनरली ये किसके अंदर बंद है? टेस्टिंग डिव के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे डिव को सेलेक्ट करके कलर प्रॉपर्टी या कोई भी CSS का प्रॉपर्टी लागू कर देते हो तो इसका फ़र्क, इस प्रॉपर्टी का फ़र्क सिर्फ इस टेक्स्ट पे ही नहीं पड़ेगा बल्कि ये जो P एलिमेंट है इसके अंदर इस पे भी पड़ेगा। रन करके एक बार देखिए दोनों कलर हुआ। तो ऐसे केस में हमें कोडिंग कैसे करना चाहिए था? हम कोई एलिमेंट के अंदर इस टेस्टिंग को रखते ऐसे और फिर उस एलिमेंट को हम सेलेक्ट करके इस तरह से कलर का वैल्यू रेड करते तो फाइनली उसी पे फ़र्क आपको दिखता कलर का, जिसको आपने सेलेक्ट करके यहाँ पे चेंजेस किया। देखिए सिर्फ ये कलर हुआ। तो देखा आपने HTML का डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर कितना मायने रखता है CSS में सही रूप से कोड को राइट करने के लिए। अब जरा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग समझिए। पहले लाइन का मतलब है कि कब आपको पेरेंट एलिमेंट बनाना चाहिए। पेरेंट एलिमेंट का मतलब हो गया, जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं H1 को शुरू करूँ ऐसे और मैं कुछ भी राइट कर दूँ यहाँ H1 के अंदर तो H1 का पेरेंट एलिमेंट हो जाएगा बॉडी। वैसे ही अगर मैं डिव को सेलेक्ट करूँ इस तरह से और इस डिव के अंदर मैं H1 को रखूँ तो अब H1 का पेरेंट एलिमेंट होगा डिव। वैसे ही डिव का पेरेंट एलिमेंट कौन होगा? ये बॉडी। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको पेरेंट एलिमेंट बनाना चाहिए? जैसे मैंने H1 राइट किया तो क्या इस H1 के लिए पेरेंट बनाना चाहिए? क्या डिव के अंदर H1 रखना चाहिए? ये आप कैसे डिसाइड करोगे? अब मत करो समय बर्बाद, ना मिलेगा ये मौका बार बार। ज्वाइन करो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस बार। अगर करते हो कोडिंग से प्यार तो सीखो एंगुलर, जावा, पाइथन इस बार। होगा आपका सपना साकार, ज्वाइन करो वेब इंस्टीट्यूट इस बार। ये चीज़ कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। इमेजिन कीजिए H1 और P एलिमेंट में आपको कोई कॉमन प्रॉपर्टी पास करना है। जैसे मैंने H1 को सेलेक्ट किया, अगर मुझे कलर करना है H1 और P दोनों को सेम कलर, तो पहला तरीका है कि मैं कलर प्रॉपर्टी का वैल्यू ऐसे रेड कर दूँ और फिर मैं P एलिमेंट को सेलेक्ट करके कलर प्रॉपर्टी का वैल्यू ऐसे कर दूँ। तो यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी आपको दो बार लिखना पड़ा अलग अलग एलिमेंट के लिए, लेकिन इस चीज़ को दो तरीके से हैंडल किया जा सकता है। पहला, H1 के बगल में आप P को कॉमा देकर डिफाइन कर दो तो एक ही बार प्रॉपर्टी राइट करना पड़ेगा और दोनों में ये प्रॉपर्टी लागू हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो समझिए। हम एक पेरेंट एलिमेंट को इस तरह से क्रिएट करेंगे, यानी कि एक डिव एलिमेंट को शुरू करेंगे और उसके अंदर H1 और P को ऐसे रख देंगे। अब इस डिव एलिमेंट को हम सेलेक्ट करेंगे और कलर का वैल्यू रेड कर देंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हम एक ही बार डिव एलिमेंट को सेलेक्ट करके कलर का वैल्यू सेट कर पाएंगे। मतलब CSS में एलिमेंट भी एक ही सेलेक्टेड होगा और प्रॉपर्टी भी एक ही बार डिफाइंड होगा। और अगर डिव में लगा हुआ है तो इसका मतलब इसके अंदर जितना भी एलिमेंट होगा सब में ये प्रॉपर्टी पास हो जाएगा। तो पेरेंट कहा जाता है
डब्बा को, जैसे इन दोनों का डब्बा ये हुआ तो ये कहा जाएगा पेरेंट एलिमेंट, और चाइल्ड कहा जाता है जो डब्बा के अंदर बंद हो। जैसे इस डिव के अंदर H1 और P ये बंद है तो इनको कहा जाएगा चाइल्ड और डिव को कहा जाएगा पेरेंट। दूसरा फैक्टर समझिए कब आपको पेरेंट एलिमेंट बनाना चाहिए। एक सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आप मल्टीपल चीज़ को डिस्प्ले कर रहे हो तो उस केस में उसे किसी पेरेंट एलिमेंट के अंदर रखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैंने webinstitute.com ओपन किया, ये H1 है और ये पैराग्राफ, दोनों एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है। यहाँ जो पैराग्राफ है वो इस H1 का है, मतलब एक H1 एलिमेंट के अंदर ये लिखेंगे, एक P के अंदर ये लिखेंगे और H1 और P को एक डिव के अंदर बंद कर देंगे। हाँ, नीचे जो कंटेंट रिटन है ये भी इसी से रिलेटेड है, इसी सब्जेक्ट से। तो H1 के अंदर ये, P के अंदर ये, अगले P के अंदर ये और ये तीनों एक डिव के अंदर। अब अगले पॉइंट के अकॉर्डिंग आईडी और क्लासेस के बारे में थोड़ा सा समझिए। ये एक डिव एलिमेंट है जिसके अंदर H1 और P डिफाइंड है। फिर मैं एक एंकर टैग को शुरू करके बंद करता हूँ। इमेजिन कीजिए H1, P और एंकर टैग तीनों को अलग अलग कलर करना है। आप कैसे करोगे? सपोज कीजिए अगर आपने H1 को सेलेक्ट किया तो H1 तो कलर होगा कुछ इस तरह से, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएंगी, अगर H1 कहीं और भी हुआ आपके पेज में इस तरह से तो ये भी कंटेंट आपका कलर हो जाएगा। तो जनरली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप आईडी और क्लास वैल्यू का इस्तेमाल करते हो। आप कैसे करते हो सो देखिए। आप यहाँ पे मान लीजिए आईडी सेट कर दोगे A, हो सकता है आप आईडी की जगह पे क्लास सेट करते हो। फिर मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ C। अब क्या होगा, A, B, C को आप सेलेक्ट करके अलग अलग कलर कर पाओगे। जैसे मैंने A को सेलेक्ट करके कलर किया, यहाँ पे मैं B को सेलेक्ट करके ऐसे कलर करता हूँ। फिर यहाँ पे मैं C को सेलेक्ट करके ऐसे कलर कर देता हूँ। तो ऐसा करने से क्या होगा, तीनों आप अलग अलग कस्टमाइज कर पाओगे। रन कीजिए, तीनों अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज हो गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमें तीनों में अलग अलग आईडी वैल्यू सेट करना पड़ा। हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, हम तीनों में आईडी वैल्यू को सेट नहीं करेंगे ऐसे, सिर्फ इसके पेरेंट एलिमेंट में कोई आईडी का वैल्यू सेट कर देंगे। जैसे मैंने पेरेंट एलिमेंट में आईडी का वैल्यू सेट कर दिया हेडर। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ डिफाइन कर देंगे कि हेडर के अंदर से H1 सेलेक्ट होगा और उसका कलर रेड हो जाएगा। फिर यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि हेडर के अंदर से P एलिमेंट सेलेक्ट होगा और उसका कलर ब्लू हो जाएगा। और यहाँ डिफाइन कर देंगे कि हेडर के अंदर से A सेलेक्ट होगा और इसका कलर सियान हो जाएगा। हेडर आईडी है इसलिए यहाँ पे हैश का सिंबल देंगे। तो ऐसा करने से वही H1, वही P या वही एंकर टैग आपका कलर होगा जो हेडर वाले एलिमेंट के अंदर बंद होगा। अगर हेडर के बाहर कोई H1 आप यहाँ पे ऐसे राइट करते हो तो ये जो H1 है इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो H1 सेलेक्ट किया गया वो हेडर के अंदर बंद होना चाहिए, तभी उसमें यह कलर प्रॉपर्टी लागू होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एलिमेंट को अलग अलग कस्टमाइज करने के लिए आप अलग अलग आईडी वैल्यू दोगे। ज़्यादा प्रॉब्लम कब आती है, अगर मैक्सिमम आईडी वैल्यू है तो सोचने में परेशानी आ जाती है कि पहले में आईडी वैल्यू क्या होगा, दूसरे में आईडी वैल्यू क्या होगा या तीसरे में आईडी वैल्यू क्या होगा। बिगनिंग फेज में आईडी और क्लास के नाम को सोचने में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो जितना ज़्यादा नाम आप सोचोगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन, इसलिए पेरेंट में लगाइए ताकि आईडी का नेम आपको एक ही बार सोचना पड़े, बार बार नहीं सोचना पड़े। अब थोड़ा पैडिंग और मार्जिन को समझिए, बड़ा ही कन्फ्यूजन आपको होगा पैडिंग और मार्जिन में। जैसे देखिए अभी मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझिए। ये P एलिमेंट है, टेस्टिंग पर्पस के लिए मैं बॉर्डर का वैल्यू इसमें सेट कर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड रेड। एक्सपेक्ट कीजिए कि मैंने पैडिंग इस्तेमाल कर लिया 50 पिक्सल और रन कीजिए। ठीक है, मूव हुआ, नोटिस कीजिए मूव हुआ। ये सच में मैं बॉर्डर को रिमूव करता हूँ। अगर बॉर्डर नहीं है तो पता चल रहा है कि हाँ मूव हुआ पैडिंग की सहायता से, लेकिन ये गलत है। पैडिंग की सहायता से ये दिखने में मूव हुआ लेकिन ये मूव नहीं हुआ। अगर आप इसमें बॉर्डर दोगे तो आपको पता चलेगा कि P के अंदर जगह बन गया 50 पिक्सल और सिर्फ टेक्स्ट मूव हुआ। आपका ये एलिमेंट मूव होना चाहिए, ये P एलिमेंट मूव होना चाहिए, टेक्स्ट मूव नहीं होना चाहिए। ये गलत है। अगर आपने एलिमेंट सेलेक्ट करके पैडिंग दिया है मूव करने के लिए तो ये मूव हो रहा है आपका, ये एलिमेंट मूव नहीं हो रहा है। इस एलिमेंट को अगर मूव करना है तो पैडिंग की जगह पे हम मार्जिन का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे रन कीजिए, देखिए P एलिमेंट मूव हुआ, तभी तो बॉर्डर के अंदर कोई जगह आपको दिखा नहीं। तो समझा आपने, मूव करने के लिए आपको मार्जिन इस्तेमाल करना है, पैडिंग नहीं। तो फिर पैडिंग कब इस्तेमाल होगा,
देखिए मैं दूसरा पी एलिमेंट को शुरू करके बंद करता हूँ। यहाँ पे अभी मैंने मार्जिन को रिमूव कर दिया और रन कीजिए। ये दोनों पी एलिमेंट यहाँ पे कंजस्टेड है काफ़ी डिव एलिमेंट के अंदर। मैं चाहता हूँ ये डिव एलिमेंट के अंदर दोनों पी एलिमेंट फ्रीली हमें डिस्प्ले हो। फ्रीली डिस्प्ले करने का मतलब है कि डिव एलिमेंट के अंदर चारों दिशा से कुछ जगह छोड़कर ये हमारा टेस्टिंग वाला एलिमेंट प्रेजेंट हो। तो इस केस में हम ये जो डिव एलिमेंट है यानी कि पेरेंट जिसमें हेडर आईडी वैल्यू लगाया गया, इसमें हम पैडिंग का इस्तेमाल करेंगे और अपनी मर्जी से कोई वैल्यू सेट कर देंगे। जैसे मैंने 50 पिक्सल ये सेट कर दिया। तो ऐसा करने से डब्बा के अंदर 50 पिक्सल जगह बनेगा, जिसकी वजह से इस डब्बे के अंदर जो भी आप सेट करोगे वो 50 पिक्सल जगह छोड़कर आपको प्रेजेंट किया जाएगा। तो ज़्यादातर जो पैडिंग होता है वो पेरेंट एलिमेंट के अंदर इस्तेमाल होता है, ताकि पेरेंट के अंदर जो चाइल्ड है वो फ्रीली आपको डिस्प्ले किया जा सके। मूव करना है तो उस केस में हम मार्जिन का इस्तेमाल करेंगे। अगला पॉइंट से हमारा कि जिस चीज़ का सॉल्यूशन आपके HTML में मौजूद है वैसे कोड को आप कभी भी CSS में जाकर डिफाइन मत कीजिए। जैसे यहाँ देखिए पी एलिमेंट है, अगर मुझे पी का टेक्स्ट सेंटर में करना है तो पहला तरीका है कि मैं टेक्स्ट अलाइन CSS में सेट करूँ, ऑटोमेटिक सेंटर में चला जाएगा। लेकिन इसका सॉल्यूशन HTML में है तो आपको CSS में मूव नहीं करना चाहिए। हाँ, मल्टीपल चीज़ आपको डिफाइन करना है पैराग्राफ के लिए CSS से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर दो। जैसे आपको पैराग्राफ में कलर भी करना है, सेंटर में भी करना है, पैराग्राफ को बोल्ड भी दिखाना है, तो एक से ज़्यादा डिज़ाइन अप्लाई करना है तो आप CSS में जाओ। लेकिन एक ही डिज़ाइन अप्लाई करना है और उसका तरीका HTML में है तो आपको HTML में ही कोड कर लेना चाहिए। जैसे मुझे इसे सेंटर में करना है तो पहला तरीका हम सेंटर टैग से लॉक कर देंगे तो सेंटर में चला जाएगा। दूसरा तरीका इसके पेरेंट एलिमेंट में अलाइन एट्रीब्यूट के वैल्यू में सेंटर पास कर देंगे तो ऐसा करने से भी पी एलिमेंट सेंटर में चला जाएगा। अगला पॉइंट है कि जो कोड आप बार बार करते हो वैसे कोड के लिए CSS में फ्रेमवर्क आपको बना लेने चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पे रेड के नाम से क्लास वैल्यू सेलेक्ट किया, कलर प्रॉपर्टी का वैल्यू मैं रेड कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे ब्लू के नाम से क्लास वैल्यू को सेलेक्ट करता हूँ और इसका वैल्यू ब्लू बना देता हूँ। वैसे ही अगला क्लास वैल्यू मैं डिफाइन कर देता हूँ बोल्ड, और यहाँ पे मैं फॉन्ट वेट का वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ बोल्ड। तो ये एक प्रकार का फ्रेमवर्क आपके लिए रेडी हो गया। अब आप जो भी चीज़ लिखोगे, जैसे मैंने पी एलिमेंट ऐसे राइट किया, अगर मुझे इसे रेड कलर में दिखाना है तो सिंपली मैं क्लास सेट करूँगा और क्लास का वैल्यू मैं डिफाइन कर दूँगा रेड, तो ऑटोमेटिक इसका जो वैल्यू होगा वो रेड आपको दिखेगा। ठीक वैसे ही मैंने H1 को शुरू किया। मैं चाहता हूँ H1 ब्लू कलर में मुझे दिखाई दे, तो सिंपली इस H1 में क्लास का वैल्यू मैं सेट कर दूंगा ब्लू, तो ऐसा करने से H1 जो होगा वो ब्लू में दिखाई देगा। वैसे ही कोई टेक्स्ट मैं राइट करूँ, जैसे मैंने स्पैन एलिमेंट से कोई टेक्स्ट राइट किया, ऐसे मुझे इसे बोल्ड दिखाना है तो कैसे होगा, बस आप यहाँ पे क्लास का वैल्यू बोल्ड सेट कर दो तो ऑटोमेटिक ये बोल्ड आपको दिखाई देगा। देखिए गौर से बोल्ड हो गया। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया रेड ब्लू बोल्ड का। आप अपनी मर्जी से क्लास वैल्यू डिफाइन करोगे और CSS के सभी प्रॉपर्टीज़ के लिए डिफाइन कर सकते हो। तो एक बार आपने अगर सारे प्रॉपर्टीज़ का अलग अलग फ्रेमवर्क रेडी कर लिया इस तरह से, तो फिर जब भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उस प्रोजेक्ट में आप उस फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट कर दोगे और आपका CSS का काम काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये कुछ तरीका था जिसको आपको अप्लाई करना चाहिए HTML और CSS की कोडिंग करते वक्त। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। बहुत सारी वीडियोज अलग अलग प्रकार की आपको चैनल पे दिख जाएंगी। वीडियोज वाले सेक्शंस में जाइए या प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वेब इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।